हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर वीडियो में हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसके टाइप्स कौन से होते हैं और किस बेसिस पे उसके टाइप्स हमने डिवाइड किए हैं। तो ये पूरा देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आप इस वीडियो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जहाँ से जाके आप उसे सिंपली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स एक्चुअली होता क्या है, हमें किस चीज़ को रिसोर्स कहना चाहिए। तो उसके लिए पहले डेफिनेशन को समझना होगा। तो व्हाट इज रिसोर्स, या डेफिनेशन क्या है रिसोर्स की, क्या है डेफिनेशन रिसोर्स की? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच इज यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। सबसे पहली बात, रिसोर्सेस हमें क्यों चाहिए? हमारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, हमारी जो नीड्स होती है डेली बेसिक, उसके फुलफिलमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए क्या है पहला, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसमें डेफिनेशन में सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट एंड क्या है, एंड विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फीजेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ये तीन जो मैंने ब्लैक कलर में शब्द लिखे, ये क्या होते हैं? क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फीजेबल। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी कि ऐसे कुछ रिसोर्स होते हैं, तो उसको रिसोर्स को हमें निकालने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि उस रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इसलिए हमसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि अगर एक रिसोर्स है, जैसे समझो एग्जांपल के लिए सोलार, तो रिसोर्स है, तो कुछ सालों पहले हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अभी हमारे पास है, यानी कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। सेकंड है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि क्या? फॉर एग्जांपल, अगर लोग ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस चीज़ और उस रिसोर्स का क्या फ़ायदा? क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल में, तो जैसे लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो रिसोर्स है, उसकी टेक्नोलॉजी है और रिसोर्स सारी तरफ अवेलेबल है, मगर लोग उसे एक्सेप्ट जब तक नहीं करते तब तक वो रिसोर्स एज ए रिसोर्स नहीं कहलाता है। तो इसलिए क्या है सेकंड पॉइंट, कल्चरली एक्सेप्टेबल। और थर्ड है इकोनॉमिकली फीजेबल। क्या है? इकोनॉमिकली फीजेबल यानी कि उस रिसोर्स को अगर कॉमन पीपल तक पहुंचाना है तो उसकी प्राइजेस है वो जो लो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो पूरे मार्केट में बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं, रेडमी, वीवो, ओप्पो, मगर वो ये क्या है, मतलब इकोनॉमिकली फीजेबल है ये फ़ोन्स। अगर आप बात करते हो आईफोन की, आईफोन हर एक के पास नहीं होता। क्यों? क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास, उससे कल्चरली एक्सेप्टेबल ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, मगर इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं है। क्यों? सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसे कह सकते हैं, अगर रिसोर्स आपको किस चीज़ को कहना है तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और इकोनॉमिकली फीजेबल होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम रिसोर्स कह सकते हैं। और रिसोर्स का मेन काम क्या होता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करना। तो इस चीज़ को हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो रिसोर्स के एग्जाम्पल देखा जाए तो वाटर क्यों चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए वाटर लगता है। सेकंड क्या है, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर हम बहुत डिपेंड करते हैं, उनसे भी हमें बहुत सारे थिंग्स मिलते हैं। और थर्ड क्या है, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी का क्या है, सोलार एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हमारी डेली फुलफिलमेंट को, डेली नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये होता है रिसोर्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा क्या, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में क्या इंटरडिपेंडेंस है, क्या उनका मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे इस रिसोर्स के चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि उसका मतलब होता है नेचर। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर। और ये टेक्नोलॉजी की यानी हमारे स्किल्स, जिससे हम हमारे जीने के लिए एडवांसमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। और इंस्टीट्यूशन यानी कि फैक्ट्री या कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। तो ये तीन बेसिक टर्म्स के मीनिंग मैंने आपको पहले समझा दिए। तो आप ये सेंटेंस देखते हैं, क्या है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर। क्या? ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरैक्ट।
और क्या करते थ्रू टेक्नोलॉजी इंटरैक्ट करते, मगर किसके मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरैक्ट करते, यहाँ तक का इसका मीनिंग। फिर क्या है, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो इंटरैक्ट करते टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करते। अब इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग क्या बताया था, यानी कि फैक्ट्री या कोई कंपनी, एज इस चैप्टर के मीनिंग से हम उसे ले सकते। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जब ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरैक्ट करते विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते, तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी रेज होती है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। एज इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी देखा जाए तो हमारे पास क्या अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के लिए हमारे पास उसकी वैक्सीन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी उसके वैक्सीन के कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट से तो आते हैं, तो क्या करें हम टेक्नोलॉजी का हेल्प करके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हम रिएक्ट करें। फिर जब रिएक्ट करने के बाद हम इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब यानी कि कंपनी, मगर वैक्सीन बनी नहीं, जब भी वैक्सीन बनेगी क्या करेगी, नेचर के साथ हम टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करेंगे, फिर इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। फिर इंस्टीट्यूशन में क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सब तरफ डिमांड होगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर प्रोडक्शन बढ़ने के बाद सब तरफ सप्लाई होगा, फिर वो प्रोडक्ट बिकेगा, वैक्सीन बिकेगी, फिर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से आप इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या फिर ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हो गया सिर्फ मैंने कोरोना वायरस के बारे में। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं जिससे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पा सकते हो, तो ये होता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा, ह्यूमन बींग्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। क्या ह्यूमन बींग्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। जब ह्यूमन बींग्स रहेंगे तब कुछ रिसोर्स की डिमांड रहेंगी, जब डिमांड ही नहीं होगी तो रिसोर्सेस इन्वेंट कौन करेगा। जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तभी कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है। तो इसीलिए क्या, ह्यूमन बींग्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। जब तक ह्यूमन बींग्स नहीं है तब तक कोई रिसोर्स इन्वेंट नहीं होगा या कोई रिसोर्स नहीं आएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस के कौन से टाइप्स है। तो ये 4 बेसिस पे हमने उसके क्लासिफिकेशंस किए टाइप्स के। इसके बेसिस पे भी फर्दर डिवीजन होते हैं, इसके भी इसमें फर्दर डिविजन्स होते हैं। तो ये मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, यानी 4 बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है रिसोर्सेस को। तो सबसे पहले देखते हैं अभी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि वो रिसोर्स कहाँ से आया है, इसलिए उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि कब खत्म होगा, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होना। ये क्या वो रिसोर्स लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, या वो रिसोर्स खत्म होने के बाद फिर से आता रहता है, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है। हमारा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। वो रिसोर्स किसका है, मेरा है, आपका है, किसी कम्युनिटी का है, या पूरी कंट्री का है, या वो इंटरनेशनली है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वो किसका रिसोर्स है। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के उसके इस डेवलपमेंट के इसमें देखते हैं। इसके फर्दर टाइप्स हम हमारे मतलब अभी आने वाले टाइम में देखते हैं, अभी इसी वीडियो में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में मैंने बोला था पहले कि कुछ टाइप्स सब टाइप्स भी उसमें, तो उनके बेसिस पे हमने डिवीजन किया था। तो सबसे पहले क्या आता है बायोटिक रिसोर्सेस। क्या है बायोटिक, बायोटिक यानी जो हम नेचर से रिसोर्स ऑब्टेन करते हैं, जो नेचर से रिसोर्स हम ऑब्टेन करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। आप बायोस्फीयर को भी नेचर बोल सकते हो। क्या है, दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड दे हैव अ लाइफ। वो क्या है, वो लिविंग बींग्स है, दे हैव लाइफ। लाइफ किसको होती है, लिविंग बींग्स को होती है। इसलिए क्या कहते हैं उधर, दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड दे हैव अ लाइफ, उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है, दे हैव लाइफ। ह्यूमन बींग्स को लाइफ होती है, इसलिए वो क्या बायोटिक रिसोर्स है। फिर क्या फ्लोरा और फोना। फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी लाइफ होती है, और वो कहाँ से आते हैं, वो नेचर से तो आते हैं, या हम उसे इन्वेंट करके नहीं बना सकते, वो नेचुरली ग्रो होते हैं। हमारे पास सिर्फ सीड्स होते हैं, वो सीड्स भी नेचर से आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसे हम प्रोड्यूस नहीं, मतलब उसे हम ये नहीं कर सकते, तैयार नहीं कर सकते, वो नेचुरली ग्रो होते हैं। तो इसलिए क्या है, दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर यानी कि बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ। तो ह्यूमन बींग्स आते हैं, फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज यानी कि फिशेस, और लाइफ स्टॉक।
तो सबसे पहले आपको लाइफ स्टॉक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कुछ जनों को पता होगा, किस किस को पता नहीं होगा। क्या है लाइफ स्टॉक का मीनिंग? तो लाइफ स्टॉक यानी कि वो होता है कि हम जो एनिमल्स का मतलब हम जो एनिमल्स हमारे पास रखते हैं हमारी कमर्शियल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो या गोट, हम इसे क्यों रखते? ये हमें दूध देगी, हमारा कुछ प्रॉफिट होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं उसे लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक यानी कि जो एनिमल्स हम उसकी हस्बेंडरी करते हैं, यानी कि उसको हम उसका पालन पोषण करते। क्यों करते? कि हमें कुछ उससे प्रॉफिट मिल रहा है, हमें कुछ उससे पैसे मिल रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसलिए हम उन एनिमल्स को रखते हैं और इसी प्रोसेस को हम लाइफ स्टॉक कह सकते हैं, उन एनिमल्स को हम लाइफ स्टॉक कह सकते हैं। तो ये होता है बायोटिक रिसोर्सेज। अब आप देखिए अबायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक भी कहते हैं और अबायोटिक भी कहते हैं, यानी कि एबायोटिक कहना बहुत अच्छा होता है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है इसलिए। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले ये पॉइंट तो आपको क्लियर है, रिसोर्सेज यानी हमारी ज़रूरतें पूरी करना, इसलिए हम उसे रिसोर्स कहते हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है और इकोनॉमिकली फिजिबल है। तो इस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। तो क्या है वो? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स है और वो हमारा रिसोर्स बन रहा है, वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। इधर था लिविंग थिंग्स वाला, इधर है नॉन लिविंग थिंग्स वाला। तो ये क्या है? एग्जाम्पल रॉक्स एंड मिनरल्स। ये तो सबसे पहले हम उसे पहचान जाते क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये तो आप कोई भी पहचान जाएगा। मगर रिसोर्स कैसे है? रॉक्स जो हमारे घर में फर्नीचर के लिए थोड़ा बहुत यूज होता है, और आपके जो गैस किचन में आपने वो देखा होगा, उसे मराठी में वट्टा इसलिए कहते हैं, मुझे उसका स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं टेबल की। इसमें टेबल होता है मगर वो वुड का होता है, मगर इसका क्या है रॉक्स के हम जो बनाते हैं। इसकी इधर इमेज शो करता हूँ मैं वो स्पेसिफिकली बोल नहीं पा रहा हूँ, मगर उसकी इमेज से देख के आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये होता है रॉक्स, और रॉक्स की मदद से हम इसे फॉर्म करते हैं। सेकंड है मिनरल्स यानी क्या? कोल, पेट्रोलियम, जो हमारे पेट्रोलियम किसमें आता है वो कहते हैं, उसका हमारे गाड़ी के इसमें यूज़ होता है। कोल का इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये होता है पूरा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हमारा सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें दो टाइप्स है, कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। दो रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसे हम रिन्यू कर सकते, फिर से उसे प्रोड्यूस कर सकते या फिर से उसे वापस ला सकते हैं, उसे कहते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। या क्या सनलाइट सिर्फ एक ही दिन आती है हमारी अर्थ पे? क्या वो सनलाइट अगर शाम हो गई, रात में होगी, मगर कल सुबह आता ही है ना, तो कल फिर से सनलाइट आती है। क्या वो सनलाइट कल नहीं आएगी, सिर्फ आज ही आएगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं हम उसे रिन्यूएबल रिसोर्स। सेकंड है विंड एनर्जी। सेम कंसेप्ट सोलर एनर्जी की था। विंड दिन भर होती है, 24 आवर विंड होती है, रात में भी होती है, दिन में भी होती है। तो विंड 24 होती है, इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्स, वो जाती है आती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो सेकंड है वाटर। कभी कभी हमारे पास ड्रॉट होता है, यानी कि दुष्काल किसी हम मराठी में कहते हैं। तो क्या जब पानी की हमारे पास शॉर्टेज होता है, तो क्या पानी कभी भी नहीं आ सकता है अर्थ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, पानी आ सकता है वापस। तो इसलिए उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है पानी आने की, तो वो एक नेचुरल एक साइकिल है, वो हमेशा रिपीट होती रहेगी, वो रिन्यू होती रहेगी, वो कभी स्टॉप नहीं होगी। तो नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट। अभी जो हम कहते हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, तो क्या फॉरेस्ट वापस नहीं आ सकते? हमें प्लांटेशन करना होगा, हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा, तो फॉरेस्ट पहले की तरह हरे भरे हो जाएंगे, फॉरेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो इसी तरह सेम एग्जांपल्स आगे के फर्दर। तो इसे क्या कहते हैं हम? रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि वापस फिर से उग सकता है या वापस आ सकता है वो रिसोर्स, उसे हम कहते हैं। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जैक्टली इसका अपोजिट। क्या? एग्जैक्टली इसका अपोजिट। रिन्यूएबल में क्या हो रहा था कि वो वापस आ रहा था, तो अपोजिट बोले तो क्या कि उसका उल्टा, तो इसमें वापस आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज ऑकर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, दीज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। क्या बोला है? दीज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन।
तो ये रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा समय के बाद आते हैं, यानी कि बहुत ही वो पूरे जनरेशन जाते हैं मगर वो रिसोर्स आता ही नहीं है, इस तरीके से बोलो। वो कौन सा एग्जाम्पल होता है इसका? मिनरल्स, जैसे कि पेट्रोल। हम क्या कहते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में इतना उसका भरा पड़ा है कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। अरे खत्म होने वाला है क्यों? क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है, वो वापस नहीं आ सकता। आएगा मगर उसके लिए जो टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो तब तक के लिए हमें और रास्ता ढूंढना होगा, हमारे उस रिसोर्स के लिए नया रिसोर्स फॉर्म करना होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं हम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसमें आता है फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोल, सेम है। फिर इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मेटल्स जो कि रिसाइकल किए जाते हैं, वो होता है नॉन रिन्यूएबल का। तो ये था कंसेप्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही मैंने बताया। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आने वाली वीडियोस में कौन से लाऊं। तो मैं ज़्यादातर 9-10 के लाऊंगा, मगर उसमें से आप कौन से लाना है वो मुझे आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे सोशल साइट्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब वो भी कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे कोई से पैसे नहीं लगने वाले आपको, तो वो भी कर दीजिए। और तो आज के इस वीडियो से इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।